Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 12, that is the aldehyde, ketone and the carboxylic acid, and topic for today is the carboxylic acid. Carboxylic acid contain two groups in it. One is the carbonyl and other one is the hydroxyl group. यहाँ पर देखें तो आपके दो ग्रुप हैं, एक तो कार्बोनिल है, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है। और इसमें अगर आपको याद हो क्लास 10th में आपने किया है कि जो कार्बन चेन की लेंथ अगर 12 से 18 तक लेते थे तो उसको क्या बोलते थे, फैटी एसिड्स। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनकी जो नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो दो तरह की नेमिंग होती है, वन इज द कॉमन एंड अदर वन इज द IUPAC। कॉमन में क्या होता है, जिस सोर्स से वो मिलता है उसी के अकॉर्डिंग उसको, जैसे कि HCOH है, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। क्यों कहते हैं इसको फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक मीन्स अगर हम यहाँ बात करें तो जो एंट होता है उसके स्ट्रिंग के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। इसका जो IUPAC नेम है दैट इज द मिथेनोइक एसिड। इसके लिए जो पर्टिकुलर रूल रहेगा दैट इज एल्केनोइक एसिड। तो एल्केनोइक एसिड। नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो CH3COH दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड इट्स IUPAC नेम इज इथेनोइक एसिड। C6H5COH दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। और अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सिंपली जो बेंजोइक एसिड है दैट इज आल्सो रिकमेंडेड बाय द IUPAC ने इसको भी रिकमेंड किया कि वी कैन यूज द बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप कुछ तो ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, जो किसकी, बाकी जो अपने चैप्टर की उनमें कुछ की प्रॉपर्टीज है, जैसे फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एल्कलाइन KMnO4 और हाइड्रोलाइज कर दें देन इट विल गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने पर क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वन फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अगर हम एल्काइल बेंजीन से इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो इन दैट केस जो टोलिन है दैट विल गिव्स, फर्स्ट अगर हम KMnO4 और KOH से रिएक्ट करेंगे देन इट विल गिव COOK एंड ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल प्रोड्यूसेस बेंजोइक एसिड। इसी तरीके से अगर हम CH2 और CH3 की इसकी ऑक्सीडेशन करें KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में हीट करके तो COOK फिर H3O दैट मीन्स हाइड्रोलाइज करें तो इट विल गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज बेंजोइक एसिड। यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, कार्बन चेन की लेंथ 2 हो, 3 हो, 4 हो तो हमेशा आपको A कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी है तो भी आपको इसमें बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड साइनाइड। अगर हम नाइट्राइल और साइनाइड से इसकी प्रिपरेशन करें तो RCN ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं बाय यूजिंग एसिड और बेस, दोनों केसेस में हाइड्रेशन किया जा सकता है। अगर हम इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं देन इट विल गिव्स द एमाइड RCONH2 मिलेगा। लेकिन अगर हम इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें देन इट विल गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जैसे कि RMgX अगर किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, then it will form in presence of dry ether RCOOMgX which on hydrolysis gives the कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको याद हो इससे पीछे आपने जो किया था वहां पर हम क्या लेते थे, कार्बोनिल ग्रुप लेते थे, तो उस केस में आपको क्या मिलता था, यहां पर हम जो बनाते थे वो मिलता था एल्कोहल। लेकिन अगर हम यहां कार्बन के दो बॉन्ड ले लेते हैं ऑक्सीजन के साथ दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दैट केस वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वन फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। अगर हम RCOCl का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा, यहां से अगर आप नोट करेंगे तो यहां से एक HCl रिमूव हो जाएगा और OH इसके साथ इंट्रोड्यूस होकर क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे एस्टिक एनहाइड्राइड, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है एनहाइड्राइड का मतलब जहां पर वाटर रिमूव हो गया, लेकिन अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस कर दें उसमें वापस वाटर को ऐड कर दें देन इट विल गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर देख सकते हैं तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वन फ्रॉम एस्टर। अगर हम एस्टर से प्रिपरेशन की बात करें तो जो एस्टर्स हैं RCOOR- विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स RCOOH प्लस R-OH। तो यहां पर आप क्या नोट कर रहे हैं, यहां पर जो हम हाइड्रेशन कर रहे हैं दैट इज यूजिंग द एसिड, तो इस केस में रिएक्शन यहां पर स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं यूजिंग बेस लाइक NaOH देन इट विल गिव्स RCOONA। इसमें भी अगर हाइड्रोलाइज करते हैं तो सबसे पहले RCOOH मिलता है, लेकिन RCOH क्या करता है, NaOH के साथ रिएक्ट करता है। वाई? एसिड्स कैन रिएक्ट विद
बेसिस, तो जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन यहाँ हम एस्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सॉल्ट मिलेगा प्लस अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरा क्या मिलेगा, दैट इज एल्कोहल। क्योंकि आपको याद होगा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेनेवर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल कंबाइन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इट विल फॉर्म एस्टर एंड देयर विल बी द रिमूवल ऑफ द वाटर। लेकिन अगर हम वाटर वापस ऐड कर देंगे देन इट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ द वाटर। लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं बेस की हेल्प से करेंगे देन द नेम ऑफ द रिएक्शन विल बी नोन एज स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, जो आपने क्लास 10th में भी की है। RCOOR-NaOH से करेंगे तो RCOONA, दैट इज कॉल्ड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जिसको हम फैटी एसिड अगर ले लें लॉन्ग चेन, तो जो अभी आपको बताया था 12 से लेकर 18 तक की अगर बात करें तो सोप में क्या फार्मूला होता था, C17H35COONA। तो इसीलिए लॉन्ग चेन में होता था। और सोप की डेफिनेशन क्या होती है, सोप्स आर सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और वी कैन आल्सो कॉल्ड द फैटी एसिड। फैटी एसिड वर्ड आपको कहां से आया, क्योंकि फैट के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है उसमें 12 से लेकर 18 तक कार्बन की चेन लेंथ होती है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो जो एलिफेटिक एल्डिहाइड अप टू 9 कार्बन आर कलरलेस लिक्विड विद अनप्लीजेंट ओडोर। तो इनमें से ओडोर आती है, अनप्लीजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम हायर एसिड की बात करें, दे हैव द वैक्स लाइक सॉलिड एंड आर ओडोरलेस। तो इनमें ओडोर नहीं आती है। क्यों नहीं आती, उसका रीजन है ड्यू टू देयर लो वोल्टिलिटी। दीज आर लेस वोलाटाइल, ये वेपर्स नहीं बनाते हैं। वेपर्स नहीं बनेंगे तो क्यों, क्योंकि वैक्स और सॉलिड फॉर्म में है तो वेपर्स रिलीज नहीं करेंगे। लिक्विड जो है वो वेपराइज हो सकता है, इसीलिए उनमें ओडोर होती है और इनमें ओडोर नहीं होती है। दीज हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका बॉइलिंग पॉइंट इवन जो अभी तक आपने स्टडी किया उन सबसे ज्यादा है, इवन अल्कोहल से भी ज्यादा है। दैट मीन्स दे हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन और इवन देन दैट ऑफ द अल्कोहल। उसके पीछे रीजन क्या रहेगा, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट है वो ज्यादा रहता है, और इवन इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वेपर स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है। जैसे आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं RCOOH दैट विल बी इन द वेपर स्टेट। ये डाइमराइज होता है। डाइमराइज किस वजह से हो रहा है, इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो इवन प्रेजेंट है इन वेपर फेज। तो लिक्विड में तो होगी, लेकिन जब इसको वेपराइज करते हैं तो भी इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एग्जिस्ट करती है। तो दीज आर द सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, जो ऑलरेडी आपको पता है, मेथड प्रोसीजर पता है कि जो लोअर होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और हायर वन की सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। और सॉल्युबल किस वजह से हैं, ड्यू टू दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं इनके लिए, इसीलिए इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लोअर मेंबर्स आर सोल्यूबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन। लेकिन जैसे जैसे मास बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो जो हायर वंस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, लेकिन जो लोअर हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। जो लोअर मेंबर है उनकी सॉल्युबिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी। अगर आपको याद हो क्लास 11th के अंदर बेंजोइक एसिड के जब क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें आपको स्पेशल बोला जाता है कि जो बेंजोइक एसिड है दैट इज नॉट सॉल्युबल इन द कोल्ड वाटर बट ओनली दैट इज सॉल्युबल इन वार्म वाटर। वार्म वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, लेकिन कोल्ड वाटर में वो क्या होता है, इनसॉल्युबल। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर जैसे जैसे आगे जाते हैं तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो पोलर सॉल्वेंट में क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है ड्यू टू द इंक्रीज इन द हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वन इज द केमिकल रिएक्शन। अगर हम यहाँ केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, जैसे अल्कोहल रिएक्शन शो करता है वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड भी वैसे ही रिएक्शन शो करेगा। जैसे सबसे पहले आपको याद होगा फर्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ द OH बॉन्ड। जैसे कि अल्कोहल का नेचर अगर हम वहाँ पर बात करते हैं तो एसिडिक नहीं था, लेकिन यहाँ पर एसिडिक नेचर शो करता है किसकी हेल्प से। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम मेटल से रिएक्ट करें देन इट रिलीजेज हाइड्रोजन गैस एंड इट कैन आल्सो रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्लास 10th में भी आपने रिएक्शंस की हुई हैं। NaOH के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाएगा, RCONA, और NaHCO3 के साथ। ये हम इसको टेस्ट में भी यूज करेंगे। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको आइडेंटिफाई करना है, केमिकल टेस्ट यूज करना है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल गिव ब्रिस्क एफ्लुएंस देगा ये, लेकिन बाकी एसिड नहीं देते हैं।
यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन हमारा बना है COO नेगेटिव, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाता है इस कार्बोक्सिलेट आयन में, और इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड इवन देन दैट ऑफ द फिनोल। फिनोल भी एसिडिक है, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड ड्यू टू द मोर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होता है किसके ऊपर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर। लेकिन अगर हम फिनॉक्साइड आयन में देखें तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होता है किसके ऊपर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर। तो इसका मतलब इस केस में जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी और कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए क्या करता है, एक प्रोटॉन रिलीज कर देता है और एसिडिक नेचर को शो करता है। अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करें कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे वो एसिड स्ट्रेंथ को कैसे इफेक्ट करते हैं, अगर जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब विड्रॉ करेगा तो H का निकलना इजी होगा, इस OH बॉन्ड में से H का जाना इजी रहेगा और इजीली क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा तो मोर एसिडिक होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो दैट विल डिक्रीजेस द एसिड स्ट्रेंथ, और इसमें जो ऑर्डर है दैट इज बेस्ड ऑन द pKa वैल्यू, उसके बेसिस पर अरेंज किया गया। जैसे हम सबसे पहले फिनाइल, फिर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, साइनाइड, नाइट्रो और CF3, ये जो ग्रुप है इसमें एसिड स्ट्रेंथ ऐसे इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब CF3COH जो है वो क्या रहेगा, ज्यादा एसिडिक रहेगा CCl3COH से। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखते हैं तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट विच इज बेस्ड ऑन द pKa वैल्यू। pKa पे आपको पता है विच वन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। अगर हम यहां पर देखें, जैसे ये ग्रुप लगा हुआ OCH3, ये डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है, जबकि NO2 क्या दिखाता है, विड्रॉइंग दिखाता है, और ये हमारा बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड से जब विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ गई है, क्यों, pK वैल्यू कम है, और जब हमने डोनेटिंग ग्रुप को लगाया तो pK वैल्यू इंक्रीज हो गई है जो OCH3 है। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, इस अरेंज का ऑर्डर आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट वन आता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ द COH बॉन्ड। जो COH बॉन्ड है उसमें क्लीवेज कैसे होगा, इसको ध्यान से देखना है। जैसे कि अगर हम यहां देखें फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मतलब जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं उसको हम एसिड कंसंट्रेटेड डाल देते हैं या हीट करते हैं या फिर P2O5 से उसको रिएक्ट करवा दें, देन इट विल गिव द एसिडिक एनहाइड्राइड। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एसिड जो है वो एनहाइड्राइड फॉर्म में आ जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। और कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें COH बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा, CO बॉन्ड जिसको हम यहाँ से बोल सकते हैं। अस्टेरिफिकेशन में आपको याद होगा, अभी पहले भी बताया था, RCOH प्लस R-OH, तो यहाँ से OH और यहाँ से H चला जाएगा, और यहाँ से भी बॉन्ड जो ब्रेक होता है वो OH होता है। रिएक्शन विद द PCl5, PCl3, SOCl2, ये सारी रिएक्शन आपको लग रही हैं जैसे सिमिलर किससे मैच करती हैं, जैसे किसमें होती थी, अल्कोहल वाले में, जहाँ पर CO बॉन्ड ब्रेक होता था, यहाँ पर भी CO बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से जो OH ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा। तो PCl5 के साथ याद हो गया आपने POCl3 प्लस HCl मिलेगा, और PCl3 के साथ क्या मिलता था, H3PO3, और SOCl2 के साथ सिंपली जो आपकी सबसे बेस्ट मेथड होता था वही रिएक्शन है, सेम टू सेम जैसे उसमें होता था वैसे ही यहाँ पर आपको शो करना है। नेक्स्ट वन अगर हम यहाँ लेते हैं रिएक्शन विद अमोनिया, RCOH प्लस NH3, ये आपका क्या है, एसिड और ये बेस है। एसिड प्लस बेस पहले सॉल्ट बनाएंगे विच ऑन हीटिंग रिलीजेस द वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। तो यहाँ से एमाइड हम बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग द COOH ग्रुप, जो COH ग्रुप है कंप्लीट, उसकी रिएक्शन में हम जब इसको इन्वॉल्व करते हैं तो फर्स्ट आती है रिडक्शन। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करते हैं फर्स्ट स्टेप में और फिर हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो इन दैट केस आपको याद होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करने पर क्या मिलता है, वी गेट अल्कोहल। सेकेंड वन इज द डीकार्बोक्सिलेशन। ये रिएक्शन हम कहाँ यूज करते हैं, टू डिक्रीज द चेन लेंथ। चेन लेंथ को कम करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। इसमें कंडीशन क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, और इसमें जो हम रिएक्शन में यूज करते हैं दैट इज सोडा लाइम। सोडा मीन्स जो आपका कास्टिक सोडा NaOH, लाइम मीन्स CO क्विक लाइम, और उसको हीट करेंगे तो यहाँ से जो ये मिलेगा आपको क्या मिलेगा, एल्केन। तो इससे चेन लेंथ क्या हो गई, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है यहाँ से COO ये आपका रिमूव हो जाएगा और यहां से प्लस में Na2CO3 मिलेगा। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिक्रीज द चेन लेंथ। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में अगर हम यहां पर लेते हैं तो सबसे पहले है HVZ, हेल वोल्हार्ड जेल्स्की जो रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन है दैट इज रिप्लेस्ड बाय द हेलोजन। तो यहाँ पर RCH2COOH फर्स्ट रिएक्शन करते हैं X2 और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, और यहाँ पर हाइड्रोलाइज करेंगे तो इट विल रिलीजेस द one of the alpha hydrogen and which is substituted by the halogen and reaction is called HVZ. Next one is the ring substitution। जैसे कि आपको पता है कि जो COH ग्रुप है that is the electron withdrawing group, जो
क्या करेगा, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। अगर हम इसकी दो रिएक्शन की बात करें, एक नाइट्रेशन है और दूसरी हैलोजिनेशन है, इसके अलावा थर्ड रिएक्शन दिखाएगा सल्फोनेशन। और इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट विल नॉट शो द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। अगर हम हैलोजिनेशन में देखें तो Br2 अगर हम यूज कर रहे हैं तो दैट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। यहां पर हम एनहाइड्रस AlCl3 को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो कार्बोक्सिल ग्रुप या CO कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, जिससे कि वो जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसीलिए इट विल नॉट शो द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, तो उसको शो नहीं करता है। तो ये नाइट्रेशन दिखा सकता है, सल्फोनेशन दिखा सकता है और हैलोजिनेशन दिखाएगा, और उसमें आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी द मेटा डायरेक्टिंग। तो इसमें जितने भी आपके इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट के, एक्सरसाइज के हैं, वो सारे आप कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।